नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं प्रोटोजुअल बीमारियां कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजुआ के कारण होती है। अभी तक हमने देख लिया है बैक्टीरिया, वायरस से और मेटाबॉलिक या कोई डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज होती है उनके बारे में हमने देख लिया है। आज हम देख रहे हैं कि प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ क्या होता है, ये भी सूक्ष्मजीव होता है। आज हम बैक्टीरिया, वायरस क्या होता है ये भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि जो प्रोटोजुआ है आखिर इससे कौन कौन सी बीमारी फैलती है। तो सबसे पहले जो बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है वो होती है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है थाइलेरिया। और तीसरी चीज होती है वो होती है बबेशिया। और चौथी जो चीज होती है वो होती है एनाप्लाज्मा। चार प्रकार के जो प्रोटोजोआ होते हैं ये फील्ड में हमें मिलते हैं। लीशमानियोसिस वो अलग चीज है, अभी हम देखेंगे जो फील्ड में हमको मिलते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस, थाइलेरियासिस, बबेशियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस। इसमें जो ट्रिपेनोसोमा है ये मक्खियों के काटने से फैलता है, जो थाइलेरिया है ये टिक्स के काटने से फैलता है, बबेशिया भी इसी तरह से फैलता है। इसका मतलब है कि ये जो हीमोप्रोटोजुअन है ये अपने आप नहीं फैलते, इनको एक पशु से दूसरे पशु तक जाने के लिए किसी न किसी वेक्टर की या किसी न किसी वाहक की आवश्यकता होती है। तो एक चीज और होती है कि जो प्रोटोजुअल समस्या होती है इसको बोलते हैं अपन हीमोप्रोटोजुआ। हीमो प्रोटोजुअल डिसीज। हीमोप्रोटोजुअल डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चारों हैं ये कहीं ना कहीं खून में रहते हैं, खून से संबंधित होते हैं, ये शरीर में ब्लड के थ्रू फैलते हैं। इसीलिए जब एक ऐसा पशु जिसमें इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको कोई ऐसा वेक्टर, चाहे वो मक्खी हो चाहे वो चिच्चड़ हो, ये जब काटते हैं तो ये इसका खून पीते हैं और ये किसी स्वस्थ पशु में जाते हैं और वहां जब उसको काटते हैं तो वो जो खून का इन्फेक्शन है ये दूसरे पशुओं में भी फैला देता है। इसी प्रकार से हम जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी इसके वाहक में भूमिका निभा सकते हैं अगर वो एक ही सुई का प्रयोग अलग अलग पशुओं में करते हों। तो आप सोचिए कि एक ऐसा पशु जिसमें इसका संक्रमण फैला हुआ हो और उसको हमने एक सुई लगाई और वो जो ब्लड है उसका जो इन्फेक्शन है वो सुई में आ गया और फिर उसी सुई को हमने किसी दूसरे स्वस्थ पशु में लगा ली, तो उसमें भी जो प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है वो फैलने की संभावनाएं कुछ हद तक होती है। तो ये देख लिया हमने। हीमोप्रोटोजुअन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब ब्लड से संबंधित होते हैं, ब्लड में जाके ये अपनी जो भूमिका है या जो अपनी बीमारी है उसको फैलाते हैं। अब जब ये ब्लड से संबंधित बीमारियां फैलाते हैं, खून में जाके समस्या पैदा करेंगे, तो कोई भी ब्लड प्रोटोजुअन होगा उसके मामले में एक चीज जरूर कॉमन होगी कि होगा क्या कि उस पशु में एनीमिया, खून की कमी जरूर हो जाएगी। जब एनीमिया होगा तो हमें उसको जो ब्लड बढ़ाने वाली दवाइयां हैं उनका प्रयोग चाहे कोई भी प्रकार का प्रोटोजुआ है उसमें करना ही करना होगा। तो ये हमें करना ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि अब हम ये देखें कि इनमें डिफरेंशिएशन जो होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिपेनोसोमा होता है, थाइलेरिया होता है, बबेशिया होता है, ये होते हैं प्रोटोजुआ। आपने एक चीज देखी होगी कि इसको खत्म करने के लिए हम एंटी प्रोटोजुअल ड्रग देते हैं, चाहे वो डिमिनाजून एसीचुरेट हो, चाहे वो बुपारवाकिनोन हो, चाहे वो हमारा सरामिन या कोई भी एंटी प्रोटोजुअल ड्रग होता है वो इन तीनों पे काम करता है। लेकिन एनाप्लाज्मा जो है इसमें एंटी प्रोटोजुअल ड्रग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है और इसकी जो पक्का परमानेंट जो बीमारी है उसका हल जो है वो होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन।
तो ऐसा क्यों है भाई कि इन तीनों पे तो एंटी प्रोटोजोल जो ड्रग है वो काम अच्छे से करते हैं, लेकिन एनाप्लाज्मोसिस जो है इस पे अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो दरअसल ये प्रोटोजोआ ना होते हुए ये होता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया मतलब ये एक बैक्टीरिया होता है। तो जब ये एक बैक्टीरिया है तो हमने इसको जो बैक्टीरियल डिसीज है वहां की जगह यहां क्यों रखी है, और सामान्यतः जब भी हम प्रोटोजोल बीमारी की बात करते हैं तो उसमें हम इन चारों की बात करते हैं। एनाप्लाज्मा जो है चाहे ये बैक्टीरिया है, लेकिन इसको इस ग्रुप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये भी आरबीसी पे जाके अटैक करता है, ये जो खून होता है वहां जाके समस्या पैदा करता है, इसलिए इसी ग्रुप में इसको हमने रख दिया है। तो हमने एक लक्षण जो है इनमें सामान्यता देख लिया है कि जो भी प्रोटोजुअल होंगे वो एनीमिया क्रॉस करवाएंगे, और जो पशु होगा उसमें खून की जो कमी है वो जरूर होगी। दूसरी चीज होती है, हमने पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लासों में एक क्लास में देखा है तापमान, टेम्परेचर का महत्व। अब इन चारों में से कौन सा इन्फेक्शन है, इसको टेम्परेचर से किस तरह से पहचाना जाए ये हम देखेंगे। तो आप देखिए जो ट्रिपेनोसोमा होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है 102 से लेके 104 105 तक होता है, उससे ऊपर जो टेम्परेचर है वो सामान्यतः ट्रिपेनोसोमा में नहीं जाता है। जबकि जो थाइलेरिया होता है इसमें जो टेम्परेचर है ये 105 से लेके 160 डिग्री तक चला जाता है। बहुत तेज जिसमें बुखार दिखेगा वो थाइलेरिया हो सकता है। 102 से 104 तक जो टेम्परेचर घूमेगा वो ट्रिपेनोसोमा हो सकता है। और बबेसिया जो होता है इसका टेम्परेचर भी 104 106 के आसपास जाता है। और एनाप्लाज्मोसिस जो है इसमें टेम्परेचर की एक बड़ी वो चीज होती है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बना ही रहता है, जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता है। जैसे ही हमने बुखार उतारने की दवा दी कुछ समय के लिए जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद पुनः जो टेम्परेचर है वो ऊपर हो जाता है। तो इसमें जो तापमान है वो बना ही रहता है, इसलिए एनाप्लाज्मोसिस की जो हम पहचान है वो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज है कि ट्रिपेनोसोमा हो गया, थाइलेरिया हो गया या एनाप्लाज्मा हो गया, बबेसिया जो होता है इसमें लाल रंग की बाथरूम आने लगती है। रेड यूरिन जो बीमारी होती है वो इसको कहा जाता है कि रेड यूरिन या रेड जो बाथरूम है वो बबेसिया में आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो दरअसल क्या होता है ये आरबीसी होती है। आरबीसी ऐसे नहीं होती है, आरबीसी ऐसी होती है गोल गोल, मतलब आप समझ लो कि ये बीच में से दबी है और ऐसा रहता है। तो ये गोल एक आरबीसी मान लो आप। तो ये जो आरबीसी है ये यहां पर रहती है। अब ट्रिपेनोसोमा हो गया, थाइलेरिया हो गया, ये आरबीसी में जाके छुप जाते हैं या उसको इस तरह से रहते हैं। तो क्या होता है ये जो आरबीसी है, एनाप्लाज्मा भी इस तरह से कण के रूप में रहता है, वो उसकी सतह पर भी रह सकता है, अंदर भी रह सकता है। तो जब ये जो आरबीसी है इसको ये नष्ट नहीं करते हैं, तो ये जो आरबीसी है चूंकि इसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो ये जो आरबीसी है ये ब्लड के माध्यम से स्प्लीन में जाएगी, और फिर जो स्प्लीन है वो इन आरबीसीओ को खत्म कर देता है। क्योंकि शरीर की अपनी एक प्रक्रिया है, जब भी कोई कण या ब्लड में इन्फेक्शन आता है तो जो स्प्लीन है वो उस आरबीसी को खत्म कर देता है, और जो नई आरबीसी है वो ब्लड सर्कुलेशन में भेज दी जाती है। तो प्रोटोजुअल बीमारी में एक जब हम ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं या जब जांच करते हैं, ब्लड की जांच करनी होती है हमें माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो वहां पर हमें जो नई छोटी इमेच्योर आरबीसी है जो अभी अभी सर्कुलेशन में आई है उनकी संख्या बढ़ी हुई दिखती है, और जो मैच्योर आरबीसी है वो जाके और स्प्लीन में खत्म कर दी जाती है। इसलिए इसमें एनीमिया होता है। जबकि जो बबेसिया होता है इसमें ये बबेसिया जो है ये आरबीसी के अंदर जाता है और इस आरबीसी को ही फोड़ देता है। जब आरबीसी फूट जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकल जाएगा, और हीमोग्लोबिन जो है उसको जो हमारी किडनी है पशु की वो रोकती नहीं है, और वहां से वो छन के बाहर निकल जाता है। तो डार्क काफी कलर का जो यूरिन होता है जिसमें झाग होते हैं वो बबेसिया की बीमारी के पहचान होती है। तो इसके बाद हम एक एक करके जब बीमारियां पढ़ेंगे तो हम डीप में भी जाएंगे कि ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये बीमारी फैलाता कैसा है, किस तंत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन आज हमने एक ओवरऑल देख लिया कि ये जो चार चीजें हैं ये किस प्रकार की चीजें हैं और किस तरह से
ये चीज़ें करती है। इन तीनों में जो बाथरूम है उसमें खून क्यों नहीं आता है, बवेशिया में क्यों आता है? क्योंकि जो बवेशिया है वो आरबीसी को तोड़ ही देता है। एक जगह और आरबीसी टूटती है, उसको बोलते हैं हम फास्फोरस की कमी, हाइपोफास्फेटीमिया, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया। उसमें आरबीसी जो है वो क्यों टूटती है? क्योंकि जो आरबीसी है इसकी जो दीवार है ये फास्फोलिपिड से बनी होती है, मतलब फास्फोरस और फैट से बनी होती है। जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो ये जो दीवारें हैं ये कमजोर हो जाएगी और ये टूट जाएंगी, इसलिए उसमें जो आरबीसी है वो जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकलता है। इसमें इन्फेक्शन के कारण निकलता है। तो फास्फोरस की कमी किस तरह से जांच ली जाए? एक ब्लड सैंपल लेके लैब में भेज दिया जाए, तत्काल पता चल जाता है कि ये जो फास्फोरस है इसकी कितनी मात्रा है या इसकी कमी है या नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रोटोजोल जो बीमारियां हैं उनको देख ली है। अब एक चीज़ और है कि जो बैक्टीरिया की बीमारी देखी, वायरस की बीमारी देखी, प्रोटोजुआ की बीमारी देखी, हम फंगस की बीमारी भी देखने वाले हैं और फिर जो चुटपुट छोटी मोटी बीमारी है कल की क्लास में हम उनको कवर करेंगे। इसके पहले एक चीज़ और जान ली जाए कि आखिर ये जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो प्रोटोजुआ है, ये क्या बला होती है, ये जानना भी बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमें चीज़ें बिल्कुल मूल रूप से पता नहीं होगी, जब तक हमारी जो समझ है वो बीमारी के बारे में विकसित नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो चीज़ है ये तो सीधा डायरेक्ट खाना है, लेकिन खाने को किस तरह से बनाया जाए उसकी दिशा में अगर हम बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया, जो वायरस हमारे पशुओं में बीमारी फैलाते हैं आखिर वो होते कैसे हैं, उनकी लक्षण क्या क्या होते हैं, उनकी हरकतें क्या क्या होती है और कौन सी जो चीज़ें होती है वो उनको मार सकती है। या को तो हमें क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं कि एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें अलग एंटीबायोटिक काम करते हैं और ग्राम नेगेटिव में अलग काम करते हैं। तो हम अभी इसके बाद जो चर्चा होगी अगली क्लास में वो आज ही शूट हो जाएगी और एक साथ डल जाएगी दोनों क्लास। तो उसमें हम ये देखेंगे कि आखिर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई है ये क्या चीज़ होती है और किस किस तरह से वो काम करती हैं। तो अब हम वो देखने वाले हैं।